आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू दुनिया बोल है, स्पेशल मॉर्निंग शो। आज बड़ा स्पेशल शो है हमारे पास, बड़े प्यारे मेहमान हैं हमारे शो में और हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शो का आगाज करें, वर्दा आज आपका मूड क्यों ऑफ है? मेरा आज मूड बहुत ऑफ है। क्या वजह है? मेरा दिल ही नहीं हो रहा कि मैं खुशी से शो करूं। क्यों? अल्फाज में बयान करूं? प्लीज। बाबूजी ने कहा एसी छोड़ दो, मिफ्ता ने कहा रोटी छोड़ दो, अब एहसन इकबाल कह रहे हैं चाय छोड़ दो, और एक दिन आएगा ये हुकूमत कहेगी कि दुनिया ही छोड़ दो। क्या करें हम, कहाँ जाएं? आप देखें आज हमारी टेबल पे चाय भी नहीं है, पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं है। हम क्या करें अब, हम क्या करें? मरियम साहिबा स्टेटमेंट देती हैं, मरियम नवाज साहिबा, कि मेरा दिल जलता है जब मैं एसी में होती हूँ और मेरी आवाम के पास पंखा भी नहीं होता। तो मरियम बाजी, आप 2 से 3 दिन या 1 दिन अपने पूरे घर का सेंट्रल एसी बंद तो करके देखिए, पूरी आवाम को बिजली मिल जाएगी। आप सब हमसे ही क्यों उम्मीद लगा के रखते हैं आवाम के साथ कि हम रोटी छोड़ दें, चाय कम कर दें, पानी छोड़ दें, बिजली महंगी कर दें, सब कुछ कर दें? क्यों आप अपनी लग्जरीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं करते? अपने प्रोटोकॉल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं करते? आगे पीछे 15, 20 या 25 हज़ार लोग घूम रहे होते हैं, उस प्रोटोकॉल के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं करते? वहाँ बजट कम क्यों नहीं करते? ये सब कुछ क्यों नहीं करते? एक वर्ड था तलहा, जख्मों पे नमक छिड़क दिया सुबह सुबह। चंद महीने पहले हमने एक वर्ड बहुत ज्यादा सुना था कि चिमट गए हैं कुर्सी से। अब यही अल्फाज मुझे लग रहा है इस हुकूमत के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कुर्सी से चिमट गए हैं, इनसे हुकूमत संभल नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बस कुर्सी नहीं छोड़नी है, आवाम के ऊपर गोलाबारी करनी है, टैंकर चढ़ा देने हैं महंगाई के, लेकिन हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। कुछ ट्वीट्स भी आई हैं चाय पे, जो चाय के शौकीन है, बल्कि चाय के बगैर सुबह कहाँ होती है। आज तो मेरे भी सर में दर्द हो रहा है। आप ट्वीट्स चेक कीजिए, देखिए, ये देखिए जी, ये देखिए जी जनाब, चाय पे क्या क्या ट्वीट्स आई हुई है। पहले तो ये एहसन इकबाल साहब का बयान आया हुआ है चाय के बारे में, जो कहा है यकीनन मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें जो की जा रही हैं, चौधरी का ट्वीट है, सियासत या पाकिस्तान चूज करें, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिशियन सियासत को तरजीह दे रहे हैं और पाकिस्तान प्रायोरिटी पे नहीं है, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो पिस रहे हैं। अवाम का किसी को ख्याल नहीं है। ख्याल इस बात का है कि हमारी हुकूमत कब तक रहेगी, क्या हमारा बजट IMF एक्सेप्ट करेगा, क्या हमें मिनी बजट पेश करना पड़ जाएगा, क्या FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए भारत जो हम पे लॉबिंग कर रहे हैं मुसलसल के पाकिस्तान ना निकल पाए, वहां पर क्या हम कामयाब हो पाएंगे? ये वो चैलेंजेस हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश हैं। चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट तो हमने देख लिया। उन्होंने लिखा कि बैरून मुल्क जायदादें कम कर दें, कैंप ऑफिस कम कर दें, गैर मुल्की दौरों पर आप लोग कम कर दें और हम एक प्याली चाय कम कर दें। नहीं, नाइंसाफी है भाई। अगला ट्वीट भी दिखाते हैं आपको। एक और ट्वीट हमारे पास मौजूद है, बहुत से ट्वीट आए हुए हैं, आप देखें तो। ये देखिए, नया कप मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है जनाब। यार कट चाय का कप तो वर्दा बड़ा पुराना है, कट एक कट लेकर आना, दो कट। एहसन इकबाल के स्टेटमेंट के बाद ये खुबैब शाह ने ट्वीट किया है कि एक नया चाय का कप इंट्रोड्यूस हुआ है। ये देखिए, पहले एक कटिंग चाय सुनी थी और अब ये चाय आधी की भी आधी हो गई है, मुझे लग रहा है, चाय की इतनी सी प्याली। अब तो वो गाना भी नहीं गा सकते ना, गरम चाय की प्याली हो। अच्छा जी, एक और ट्वीट है, क्या है, जजेस की तनख्वाहों में इजाफा करके आवाम को कम चाय पीने का मशवरा देना आवाम के लिए गलत है। आगे चला गया। अच्छा जी, एक और ट्वीट है, चाय छोड़ने पर ये लोगों का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो, सालों क्या करोगे? ये चाय आपने इतनी कर दिया, मुझे चाय चाहिए और चाय है नहीं है, ये तो जुल्म हो रहा है। ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? खोपड़ी तोड़ सेल का मी आफ्टर लिसनिंग टू एहसन इकबाल, खोपड़ी तोड़ साले की, ये बहुत बड़ा फेमस डायलॉग है। यकीनन लोग रिएक्शन शो करेंगे क्योंकि वी आर एडिक्टेड टू टी। एग्जैक्टली, जालिमों चाय के अलावा कुछ कम करवा लो, बस लोग तो चाय के बिना जिंदगी नहीं रह सकते। आसान हदफ मिला ये इस पे क्या बोले इंसान। कसम से आपने चाय नहीं, आपने चाय को भी निशाना बना लिया, बाकी बचा क्या? बिजली करने की आपने जो है वो बिल दे दिया है कि दोबारा मजीद महंगी हो जाए। वर्दा, मैं थोड़ा सा उनको भी डिफेंड करना चाहूंगा। जब मैंने कल आपसे कहा था ना, हर पाकिस्तानी का किरदार है इस वक्त पाकिस्तान को बचाने में, यही वो किरदार है। चाय एक बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल है, जब तक हम अपनी प्रोडक्शन नहीं करेंगे, खुद चाय पैदा नहीं करेंगे, हम चाय नहीं पियेंगे। तो मिशन ये रखो कि हमने 1 लाख एकड़ के ऊपर चाय उगानी है। जब चाय उगेगी पूरे पाकिस्तान को मिलेगी, सही रेट पे मिलेगी। लेकिन और भी बहुत इंपॉर्टेंट इशूज है वर्दा आज के दिन में। आज ये भी है कि जनरल मुशर्रफ साहब की तबीयत बड़ी खराब है, 3 हफ्ते हो गए हैं वो अस्पताल में, दुबई
दुबई में, 2016 से दुबई में है। और अब पाकिस्तान आर्मी के तर्जुमान ने, पाक फौज के तर्जुमान ने वाजे किया कि हम अपनी सर्विसेज देने को तैयार हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी कौम दुआ करे कि वो जल्द सेहतयाब हो जाए और उनकी ख्वाहिश पूरी हो और वो जल्द पाकिस्तान भी आ जाए। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा DGISP ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि कोई सबूत नहीं मिला फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का पाकिस्तान में। और आज जर्मनी के शहर बर्लिन में इजलास है जहां पे पाकिस्तान का मुस्तकबिल FATF के हवाले से क्या होगा उसका फैसला किया जाएगा। साथ साथ हमारे शो में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं जर्मन एम्बेसडर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बर्नार्ड साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में होंगे कुछ थोड़ी सी देर के बाद। लेकिन आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं पहले उस पर भी नजर डाल लेते हैं। पंजाब के बजट का मामला मजीद गंभीर हो गया। स्पीकर और गवर्नर ने अलग अलग इजलास बुला लिए। बजट कौन सा मंजूर होगा, अवाम परेशान, सब कंफ्यूज्ड। कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई, तर्जुमान पाक फौज ने वाजे कर दिया। कौमी सलामती कमेटी इजलास की तफसीलात भी सामने रख दी। चीनी इंजीनियर की जान बचाने वाले हीरो पाकिस्तानी की आलमी और कौमी सतह पर पजीराई। सदर आरिफ अलवी ने भी मुलाकात के लिए बुला लिया। अली सोहेब की बहादुरी के किस्से जबान ज़दे आम। और मुस्तहक मरीजों की खिदमत का अज़म, मेडिकल स्टूडेंट्स ने अपनी मदद आपके तहत बीड़ा उठा लिया। मुस्तकबिल के बाअज़म डॉक्टर से भी मुलाकात होगी। राइट, इस वक्त हालात हम सबके सामने हैं। हालात ऐसे हैं कि बिजली की कीमतें जो हैं वो 50% से ऊपर जा चुकी हैं। यूनिट रोज महंगा हो रहा है। अब खबर आ रही है कि 5 रुपए फी यूनिट महंगी हो रही है। शेख रशीद अहमद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, साबिक वफाकी वजीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब ये बताइए, अवाम चाय से भी महरूम हो गए हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं? माहिरीन ये कहते हैं अगले 45 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हालात कुछ ऐसे लग रहे हैं कि हम जैसे डिफॉल्ट कर चुके हैं। शेख रशीद अहमद साहब, बाज इकोनॉमिस्ट कहते हैं कर चुके हैं, बाज कहते हैं कि इससे भी आगे बात जाएगी और ये और चीजें बढ़ाएंगे। अब तक जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ, ये वो असेंबलियाँ के सर्कस लगी हुई है, पता नहीं सारे इदारे बैठते जा रहे हैं, सब इदारे बैठते जा रहे हैं और मुल्क के गरीब की कोई आवाज़ नहीं है। अब तो मैं 2 दिन बाद अभी बैठा हूँ, मैं तो ऐसे महसूस कर रहा हूँ अवाम दिल बर्दाश्त हो गया है और हिम्मत हार गए हैं। इसके नतीजे क्या निकलेंगे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन नतीजे तो शेख साहब एनआरकी, सिविल अनरेस्ट यही निकल सकते हैं और क्या निकल सकते हैं? जब लोगों के घरों के अंदर मसले पैदा होंगे और असेंबली में लोगों को, सिर्फ खुशहाल लोगों की असेंबलियाँ होंगी मेरे समेत, और गुर्बत सिर्फ वोट देने के लिए होगी, तो बुरे नतीजे निकलेंगे। शायद ऐसा वक्त आ जाए कि इलेक्शन का वक्त भी कोई मजीद खूनख्वारी कर दे। पर शेख साहब वो तो कह रहे हैं केयर टेकर सेटअप भी शायद साल का आएगा। आ जाएगी वो, इनसे तो बेहतर होगा, कोई मसला नहीं। मैं तो केयर टेकर साल का आ जाए तो कोई बुराई नहीं, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। यहाँ देखें ना, जो कुछ इन्होंने पेट्रोल में, गंदम में, घी में, दालों में, लोग एक वक्त का खाना ही छोड़ चुके हैं। जो लोगों की हालत है, कोई ठीक तो करे इनको आके। हालात समझ नहीं आ रहा कि हम बिजली का बिल दें, गैस आती नहीं है, बिजली का बिल दें, इंसान खाना खाए, रोटी खाए, अपना घर चलाए, क्या करे? अच्छा शेख रशीद साहब ये बताइएगा कि आप लोगों का क्या प्लान है इस पे? आप लोगों की भी लॉन्ग मार्च की तैयारी है, आप लोग भी आगे प्रोटेस्ट के लिए आगे आना चाह रहे हैं, तो कब तक ये प्लान है? कहा है कि मैं कॉल दूंगा, उसमें शामिल होंगे, लेकिन आम आदमी की हालत जो है वो ऐसी, ये खुद ही कर देंगे कि वो खुद ही सड़कों पे निकल आए, अपने आप को मारे। ये तो महलों में रहते हैं और इनके हालात जो है, इनको समझ नहीं आ रही ग्राउंड में क्या हो रहा है, जमीन पे क्या हो रहा है। शेख साहब, इंटरनेशनल फ्रंट का आपसे सवाल एक पूछना चाहूंगा, पंजाब असेंबली का ही पूछना, लेकिन पहले आपसे इंटरनेशनल फ्रंट का एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप जानते हैं बर्लिन, जर्मनी के शहर बर्लिन में आज पाकिस्तान का मुस्तकबिल FATF के हवाले से उसका फैसला होगा। इंडिया बड़ी लॉबिंग कर रहा है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में शामिल रहे। एक तो वो बड़ा मरला है, दूसरा कहा यह भी जा रहा है बहुत सारे माहिरीन की जानिब से कि IMF ये बजट रद्द कर देगा और एक मिनी बजट भी आने वाला है। शेख साहब, मिनी बजट तो आगे रहेगा और ग्रे लिस्ट में हमने काम तो बहुत किया है इमरान खान की हुकूमत ने, शायद एक आधा पॉइंट रह गया हो, वरना तो सारी उसकी शिकायत। लेकिन हमारा अवाम में, दुनिया में माहौल ऐसा जा रहा है कि पाकिस्तान में अनरेस्ट है पोलिटिकली, और जब पोलिटिकली अनरेस्ट हो तो कोई उस तरफ नहीं देखता।
तो पाकिस्तान शदीद तरीन दौरान में है और ये 45 दिन की फैसले पे पहुंचा देंगे पाकिस्तान के सियासी स्ट्रक्चर। थैंक यू। 45 दिन। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि नेक्स्ट 45 डेज, ये नेक्स्ट 45 डेज बड़े इंपॉर्टेंट तमाम तर लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फैसला होना है आर या पार। अल्लाह खैर करे। वर्दा बिल्कुल हम आपकी बात करेंगे जहाँ पे सब चीज़ों की बात हो रही है कि भाई आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। सफारतकारी के ऊपर बात हुई तो सफारतकारी का किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी में एक अहम किरदार होता है, लेकिन क्या ये सफारतकारी हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है? क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बयानिया ये दिखाई दे रहा है हमें कि हालिया रिजीम चेंज के पीछे अमेरिका का हाथ है। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई अमेरिका और मगरबी ममालिक का पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर इस हद तक असर होता है कि ये हुकूमतें तब्दील कर दें? इसी हवाले से हम बात करने के लिए हमारे साथ जर्मन सफ़ीर मौजूद है, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद की पहुंचिंग दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी अस्सलाम वालेकुम viewers, welcome to once again the segment of the morning show where we have the ambassador of Germany, His Excellency Bernhard Schleswig with us. Welcome to the show, Excellency. Thank you for having me. Now I would directly start off with one small introduction about our relationship between the two countries. It's there since 1951. We know each other, we have recognized each other, and it's been quite a cordial relationship. Absolutely. So far, whether it's trade, whether it's tourism, whether it's diplomatic ties. Great. So Excellency, how do you see this cordial relationship, and how do you see the next 5 years, where will it go? Well, first of all, I share your assessment that we have enjoyed quite good and cordial relations over the last 7 decades. We celebrated quite lavishly last year 7 decades, 70 years of the establishment of diplomatic relations with, you know, events in Lahore, in Karachi, Peshawar, but the central event was certainly in Islamabad at the lawn of the Foreign Ministry. It's true, our relations, I mean, with some ups and downs, certainly as it's the ones in, I would say, diplomatic relations, by and large are excellent. And testament to that is that our Foreign Minister came to Pakistan early last week. I think as the first Foreign Minister paying a visit to the new formed government here, and that also was, I would say, quite successful visit, although unfortunately the minister had to cut short the visit because she contracted the virus. But she had a very good, very intensive, very constructive meeting with the Foreign Minister for over 3 hours. That alone shows the, I would say, the quality and the density of our bilateral relations. Well, there was, of course, talk about the prospects, and I think there are many. I mean, of course, we are all under, or under the impression of the international crisis that which were discussed. I mean, Ukraine, Russia, the situation in Afghanistan, situation in the region, I would say the geostrategic situation, but also prospects for our bilateral relations. We are very grateful to the Pakistani government, for instance, in assisting us in the rescue and assistance operation for Afghan vulnerable people. That is ongoing now, and we have agreed upon a climate and renewable energy partnership. So there are a number of steps to be taken, and I'm quite confident that the degree and the density of bilateral relation will remain the same, and perhaps can even be improved over the next 5 years. Well, that's very pleasant and good to hear. Now, regarding tourism, because
it's summer break. Everybody in Pakistan, especially in this part of the world, I don't know about Germany, but June and July are basically holidays for school Absolutely. children, for college, for universities. Absolutely. Mostly. And people would like to rush towards tourist locations and countries where they can spend these holidays with their children. So how do you see tourism developing, bilateral tourism for both countries? Like Pakistan has wonderful tourist spots, Absolutely. one of the best in the world. Same I like agree. in Germany, of course. We would like to see the historical places. I and think, everything. yes, that's true, but I think when it comes to nature, we cannot match the beauty of Pakistani landscape. But you're right. I mean, there's cultural sites. There is, you know, I would say a very rich history in Germany to be witnessed and to be seen. Yes, you are right. Tourism, that is a prospect for both of us, and I think we have to promote and foster tourism, and I think the efforts are being made. Of course, since these countries are located in different parts of the world, sometimes it's a bit difficult or a bit cumbersome. I mean, visa, this is one problem. Of course, yeah. And that I was know, my next question, actually. Absolutely, and I know, for instance, our visa practices here in Islamabad and Karachi is perhaps sometimes a bit, I would say, heavy-handed. We have to comply with our security provisions. Then we have a resource problem. We don't have staff and resources and spaces actually available to, you know, deal with the, I would say, with the massive inflow of applications. So we try our best, and I know that colleagues in the visa sections in both missions, here in Karachi in the Consulate General, but also in Islamabad in the embassy, they're doing their utmost to comply with wishes, with very understandable wishes of Pakistani potential travelers or business people or people who just want to see relatives, Pakistani or German relatives in Germany. There's a big diaspora. Absolutely. Over there. It's roughly 70,000 Pakistanis living in Germany. So we try our best, but sometimes it's, of course, difficult. There are waiting lists, but bear with us. We, again, as I said, we try to improve mechanisms. We try to improve standard operational practices. So I hope, and we are moving, for instance, the embassy from the old premises to a new building that would give more space and give ample opportunity to receive Pakistani applicants. So let's hope for the better. Excellency, we'll need to take a break at this point, and we'll be right back after the break. नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक से वापस आते हैं और एम्बेसडर बर्नहार्ड श्लेजेक से मज़ीद बातचीत करेंगे। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू दुनिया बोले। एंड हमारे साथ मौजूद हैं जर्मनी के सफ़ीर पाकिस्तान में जनाब बर्नहार्ड श्लेजेक। मैं एक दफ़ा फिर उनसे महवे गुफ्तगू होता हूँ और उनसे पूछते हैं कि जर्मनी के मज़ीद क्या कॉन्सुलेट्स पाकिस्तान में खुलने वाले हैं या नहीं, और स्टूडेंट्स जो जर्मनी जाते हैं उसके हवाले से क्या गुफ्तगू उनसे हमें जानने को मिलती है। एक्सेलेंसी, एज वी वर डिस्कसिंग ड्यूरिंग द ब्रेक ऑल्सो, यू हैव एन एम्बेसी इन इस्लामाबाद, then you have a consulate in Karachi which is fully functional in terms of visa processing. Any plans to expand this, because as you said, the number of applications are rising every day, and then there is educational applications as well, because a lot of students would learn, and that would be our next question as well, by the way. True. Well, no, there are no concrete plans. While we attach great importance to our bilateral relation to Pakistan, we have 2 honorary consuls, one in Lahore, one in Quetta, which who are
basically very successful Pakistani business people. So they are covering mostly the areas of trade and business relations. They are not authorized to issue visas. So unfortunately people from, particularly from central Punjab and from KP, have to come to Islamabad. People from Baluchistan and from the rest of Sindh have to proceed to Karachi. Okay. But again, I think by and large this is it's a good system, but we have to, or we are grappling with the number of applications currently. But as I said, I think we will tackle that. Oh, okay. That's good to hear that since you're moving in the new building, and I think the capacity and everything will definitely ease a bit for the applicants. Absolutely. And it will add value to their application process. Absolutely. Now, education opportunities in Germany. Germany has always been famous for its strong educational system. I know people in the last 2 decades that have gone to Germany on scholarships, with zero tuition fees, and they have studied over there, and they are doing wonders in the world as Pakistanis. What opportunities do you think at the moment after COVID has now, actually it has submerged now, and the world is coming back to normal now. So what educational prospects are there for Pakistani students, and how should they proceed? Should they go directly to the university and then come to the embassy, or how it goes? Like, people are very clear about the US educational admission process. Well, it's true. There is an increased interest by Pakistani students to study in Germany. That has to do with the quality of our educational university system, but also with the fact that most of the education at German universities is tuition free, almost. I mean, there are some fees to be paid, but by and large it's tuition free. So that is of course an attractive package, and my suggestion would be, and indeed that is the right way to do it, I mean, to consult with the respective university where the applicant wants to study, to get an admission to the university by that university, and then proceed to the embassy for further proceedings. Of course, there are, I would say, some, alternative ways. I mean, if you get, for instance, a scholarship from a respective German foundation or academic institution, then you can process immediately to the embassy or to the consulate general. But I think for us and within our system, the most important thing is to get in touch with the respective educational institution, universities or academic and scientific institutes. That is I think the main thing to do. That's quite clear now, and I hope Pakistani students would proceed. I mean, there is also, our website is also giving ample information, particularly on that. So if you are in doubt, please consult our website. Sure, that's really wonderful for you to elaborate in detail about that. Now, Excellency, recently there have been a lot of news about regime change, and there was a diplomat named for that from a political party in Pakistan, that's PTI, and it was quite clear. Now, my question is that I would like you to elaborate the role of an ambassador. What are the job responsibilities being an ambassador in a country, and what is the core focus of an ambassador? Because people are quite unclear now. And I think a seasoned diplomat who has done such wonderful service across the world for Germany, if you can explain just to our Pakistani viewers, what does an ambassador really do? Well, I think our main responsibility, our main task is simply to observe and monitor developments in the respective host country. That encompasses, of course, contacting, I would say, major political, economic, social players of the country. When it comes to the political field, yes, of course, I had contact with both government and opposition figures. I think this is our job description,
to talk to ministers, to talk to secretaries, to talk to parliamentarians, to talk to major policy players, both on the government and the opposition side, in order to understand I would say, the logic, the chemistry in a country, but then also to reach out to societies, to societal forces. I mean, business communities, I would say religious groups, cultural initiatives, civil society, NGOs, press. We have very, very good and I would say intimate relations with journalists here. That does not necessarily mean that you see eye to eye. Sometimes we have very, I would say, testy discussions. But I mean, that is the main thing for ambassadors to do. Then, of course, we are writing reports to our capitals with recommendations, but I stress recommendations. Ambassadors are not those who make policy decisions. That is for our political masters. We are civil servants. That is for our political masters in Berlin to do and to decide. So basically, then of course we have I think the additional responsibility to try to foster and promote societal but particular business relations. I think that was very much on my mind. That is also very much on the mind of our Consul General here in Karachi, to try to help improve and intensify business relations between Germany and Pakistan. And last but not least, and that is very important to me, is to try to intensify people-to-people contact. Of course. Because that is the bedrock of, you know, each and every diplomatic relation. So reaching out to, I mean, most of the people of Pakistan. I'm a bit handicapped because I don't speak Urdu, Pashto, I don't know, whatever local language there are in Pakistan. So unfortunately, when I travel by my own without an interpreter, I have to concentrate on people who speak English in this camp, which is basically not the, I would say, the own language of people here. So it's a bit of a difficulty, but I think that is very important to also create sympathy and to some extent understanding for Germany's position, Germany's political position, but also to make sure to the people of Pakistan that we are a friendly nation and basically that there is a lot in common between Germans and Pakistani. So roughly these are the tasks of an ambassador. Okay, I think it's pretty clear, and people must have understood exactly what's the role of an ambassador and why they actually deal with both opposition and the ruling parties at all the time, because they have to reach out to the society, they have to understand what's happening in the country and what reports they have to send back according to what might happen and what may not happen. Now, Excellency, recently, I'll just take two questions which are very important for us in the current scenario. One of them is about Islamophobia. Islamophobia, a UN resolution was passed on Mr. Imran Khan, the ex-Prime Minister's request. And then it was very well presented and was passed with majority. And a concept that Islam is a religion of peace has to be promoted. It's not Islam that actually enrages people to do certain heinous acts. It's actually individuals' acts, which happens in US sometimes. We see every day there is shooting in clubs, schools, and all of that happening. It happens in Europe as well sometimes. Sure. So how do you see this Islamophobia? Because once again we see that once again it is actually becoming a concept, and we are seeing incidents happening. So what is your stance on that? Well, first of all, I think each and every act of violence and terror against another ethnicity or another religion is condemnable. Secondly, yes, unfortunately, there have been cases in Germany
I would say fringe cases, not really representative for the majority of the population, but these cases have been happening and they are regrettable, deeply deplorable. Thirdly, I don't think there is I would say, an innate, how to say, skepticism of Germans. I can only talk about Germans and, let's say, broader Europeans. Inward skepticism towards Islam in Germany. Because we have I think since the 50s, we have I think, day-to-day experience with Muslim communities in Germany. I mean, we have a very, very large Turkish community. We have now, I mean, I said to you before, we have 70,000 Pakistani living here, among many, many other communities from the Middle East and from other Muslim countries. I think the main thing is that there is a sort of, I would say, particularly in certain quarters of society, and to some extent that's the same in each and every country, in Pakistan as well. There is a sort of, I would say, concern about to be overwhelmed by aliens. It has nothing to do with whether you are Muslim or Hindu or Jew or I don't know what, or other Christian denomination. It's simply that you are an alien, that you don't belong to the society, you know, I would say the traditional people are coming from. So that gives a sort of skepticism. That makes it difficult. But I think this is a phenomenon that we are seeing all over the world. I'm not saying we have to tolerate that. We have to criticize that. We have to make, you know, people coming from other parts of the world being integrated in society. But I don't think it's specifically anti-Islam. It's this feeling of being somehow threatened, erroneously, I agree, being threatened by people who are somewhat different, who have a different color of, you know, their skin, who have a Probably different that's culture. the reason. That is what people, major society. I think the concept is very clear, Excellency. We are done with our segment with you. I'm really grateful that we had you in our show. नाजरीन, जर्मनी के सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे, जनाब बनहा शेजेक। आज उनसे बड़ी बातें हुई और अब हम अगले सेगमेंट के लिए चलते हैं वर्दा की तरफ। थैंक यू सो मच जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों ने वेस्ट किया और जर्मन एम्बेसडर की गुफ्तगू जारी थी, उनकी राय भी हमने जानी है। अब शो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगती है कराची की सुपर हाईवे मवेशी मंडी। वहाँ पे जानवरों की आमद जारी है, ताहम शहरियों की जानिब से कुर्बानी के लिए जानवरों की ख़रीदारी अब तक सही तरीके से शुरू ना हो सकी। महंगाई भी ज़्यादा है, शायद टाइम भी ज़्यादा है ईद पे इसी वजह से, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में इस वक्त सूरत हाल क्या है जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल हसीब का। जी अब्दुल हसीब, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची में मवेशी मंडी की? जी वर्दा, बिल्कुल एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। 2000 एकड़ पर मुहित इस मवेशी मंडी के अंदर अब तक जो है वो 50-55 हज़ार जानवर जो है वो लाए जा चुके हैं, जबकि ये सिलसिला जो है वो जारी है। ताहम जो लोग हैं यहाँ पर, जो लोग विज़िट करने वाले हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं, उनका रुझान जो है वो ये है कि शाम के वक्त से ये आगाज़ होता है और रात गए तक लोगों की आमद सिलसिला जारी रहता है। और क्योंकि आजकल जो है वो दिन में मौसम भी खासा गर्म है, तो इसी वजह से जो है वो शहरी रात में मवेशी मंडी का रुख करते हैं और ख़रीदारी में जो है वो मसरूफ़ दिखाई देते हैं। लेकिन सही मायनों में अभी तक ख़रीदारी शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि एक तो वक्त जो अभी जो है वो तकरीबन 25-26 दिन जो है वो ईद में बाकी हैं। तो इस वक्त जो है वो अगर जानवर को ख़रीद कर घर लेके जाया जाता है तो उसके वो इजाफी अखराजात भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरी वजह यह है कि इस वक्त जानवर भी जो है वो सही तादाद में मवेशी मंडी में नहीं पहुँच सके हैं, तो इसी वजह से जो व्यापारी हैं वो भी मुँह मांगी जो है वो रकम जो है वो तलब कर रहे हैं। अच्छा हसीब, बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो, जानवर आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। हसीब, बारिशों का सिलसिला भी शुरू होने वाला है महकमा मौसमियात के मुताबिक, तो आप बताइए कि बारिश के हवाले से मंडी में कुछ एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की गई, क्योंकि हमेशा हमने ये सुना है कि जब बारिश होती है तो जानवरों पे बड़ा असर पड़ता है और मंडी के हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ देखा है आपने, कुछ इनकी प्लानिंग जारी है?
देखें जी, पिछले साल भी जो है वो मवेशी मंडी में बारिश हुई थी और बारिश के बाद बड़ा पानी भी जमा हुआ था। जो क्योंकि ये मुस्तकिल एक मंडी नहीं है, आर्जी मंडी होती है, तो यहाँ पर इंतजामात भी जो है वो आर्जी बुनियादों पर ही होते हैं। जो बड़े फार्मर्स हैं, जो कैटल फार्म्स हैं या बड़े स्टॉल्स वाले हैं, वो तो अपने तौर पर जो है वो इंतजामात कर लेते हैं कि जो ऊपर जो है वाटर प्रूफिंग भी कर लेते हैं। इसके साथ साथ मुंडेर या ज़मीन से हाई रेज बेड भी बनाते हैं ताकि जानवर जो है वो परेशान ज़्यादा ना हो। लेकिन जो जनरल ब्लॉक है, जो ऐसे खुले ब्लॉक्स हैं जहाँ पर जो छोटा जानवर होता है या जो आम लोग ख़रीदारी के लिए जाते हैं, वहाँ पर खासी बुरी सूरत हाल दिखाई देती है। हमारी मंडी जो इंतजामिया है उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। हसी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने का। जनाब, इसी के साथ ही एक ब्रेक का वक्त हो गया है, कहीं जाइएगा नहीं, अभी मजीद बहुत कुछ है आपके लिए हमारे शो में। देखते रहिए दुनिया बोल है। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम दुनिया बोल है में। और ब्रेक के बाद मैं फ़हीम खान आपको ज्वाइन कर चुका हूँ। वर्दा जो कि आपके साथ सुबह से थी, और अब आपको एक बड़ी मज़े की शख्सियत से जो है वो मिलवाना चाहेंगे। लेकिन मिलवाने से पहले आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, और उनको बताने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं ये क्लियर कर दूँ, वर्दा एहसन साहब चाय नहीं पी रही है, कॉफी पी रही है, ठीक है जी। ऐसा ही है, क्योंकि आपने चाय का मना कर दिया है। चाय बंद सर, घर के अंदर भी बंद, बाहर भी बंद, हर जगह बंद। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ आसाम जाके वहां चाय के बागात जला दूं। चाय तो अब होगी ही नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने कह दिया, हमने मान लिया सर, हम तो हैं ही खादिम, तो सुनेंगे बिल्कुल, ऐसी टेंशन की बात नहीं। तो मेहमान पूछेंगे भी नहीं, हाँ कि चाय पियेंगे, चाय ठंडा कुछ नहीं, भाई मेहमान से हम ऑन एयर अपने आने वाले मेहमानों से गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज चाय का कहकर शर्मिंदा ना हो, चाय का पूछकर चाय मांगकर शर्मिंदा ना हो, क्योंकि एहसन भाई ने मना किया है। हम उनकी बात को सेकंड करेंगे, वो इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे। बाकी जो जो चीजें कम करनी हो सर बता दीजिएगा, सांस लेके छोड़नी कब है ये भी बता दीजिएगा, और नहीं छोड़नी तो भी बता दीजिएगा, फिर टेंशन की बात नहीं है। खैर, आपको बताया चले कि आज की जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने वो काम किया है जो कि गिनती के ही लोग कर सकते हैं, बल्कि रियल लाइफ में तो वर्दा बहुत कम लोग करते हैं। हमने मूवीज में ये काम करते हुए लोगों को देखा है। अली सुहेब हमारे साथ है। अली सुहेब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। वर्दा का सवाल आपके लिए है पहला, और वो कुछ जानना चाह रही थी, बड़ी देर से कह रही थी कि मुझे आपसे पूछना है, तो प्लीज। नहीं, मेरा सवाल नहीं है, मैं ये मेंशन करना चाह रही थी यहाँ पे कि पहले भी हमारे शो पे आप अली सुहेब आ चुके हैं, हमने इनको बुलाया था अपने शो पे, और मैं इनको मुबारकबाद देना चाह रही थी कि जिस तरह से इनकी पज़ीराई हो रही है, इनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है हर जगह। सदर आसिफ अली जरदारी, नाज़रीन रुक जाओ, ठहर जाओ, समझ जाओ, सदर आसिफ अली जरदारी, मतलब ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं। देखिए ये होता है जब आप सुबह चाय नहीं पीते, देख लें एहसन साहब चाय नहीं पियेंगे तो हम ऐसे भंड मारेंगे, फिर क्या होगा। कोई नहीं, देखे मुर्शिद तो नहीं रहे, अब मीम जो है वो आपके और हमारे जिम्मे ही है, तो भाई बना लीजिएगा। नहीं, सदर आरिफ अली ने भी आपको जो है वो बुलाया था, आपको अप्रिशिएट किया था, तो इसके लिए आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे हम, क्योंकि जो काम आपने किया है वो बहुत से लोगों के लिए एक मिसाल है कि हम वही, जैसे कि आपने बात की कि मूवीज में तो हम देखते हैं कि इस तरह के सीन होते हैं, जबकि वो भी हीरो खुद नहीं करते, वो स्टंट मैन होते हैं जो कर रहे होते हैं, लेकिन आपने रियल लाइफ में इस तरह से किया, तो इसके लिए हैट्स ऑफ टू यू, और हम एक प्राउड मोमेंट फील करते हैं, हम रियल हीरो। ऐसा ही है अली, मैं क्या जानना चाह रहा हूँ कि देखें बहुत सारे लोग हैं जो कि कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अभी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाइयों की तरह ही है, मेरे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं रबीत, उनके वालिद के साथ भी जो है वो एक हादसा हुआ, उन्होंने एक चोर को पकड़ा, लेकिन जब चोर के ऊपर गोली चलाई गई तो उन्हें लग गई और उनका इंतकाल भी हो गया, जिसका हमें अफसोस भी बहुत ज़्यादा है। तो लोग कोशिश करते हैं कि मदद की जाए किसी की इन हालात में, लेकिन फिर घबराते भी हैं, डर भी जाते हैं। आप जब ये करने के लिए निकले, आपने क्या सोचा था कि यार बस मुझे उसे बचाना है, या आपकी स्काउट ट्रेनिंग ने आपकी यहाँ पर मदद की? किस तरह से ये हीरोइज्म, ये इंथुजियाज्म आपके अंदर पैदा हुआ कि नहीं मैं कुछ करूँगा और मेरे लिए इंसानी जान की कीमत ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि मैं मटीरियलिस्टिक बनूँ और चैरिटी देते हुए अपनी सेल्फी खींचूँ? देखिए, मैं पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे बुलाया। कुरान पाक ये कहता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरे इंसान की जान बचाई। उसके हवाले से फिर मेरी ट्रेनिंग्स भी हो चुकी थी। अभी रिसेंटली मैंने फर्स्ट एड ट्रेनिंग इनसे हासिल की थी, रेड क्रॉस से। टेक्निकली उसका बहुत रोल है। तो जब ये ब्लास्ट हुआ था मैं उसी रोड पर मौजूद था, और मुझे मतलब फ़ौरन ये हो गया था कि यार अब वो जो चीज़ें मैंने की हुई है ना वो अप्लाई करने का टाइम आ गया। ज़बरदस्त। तो फिर मैं वहाँ फ़ौरन पहुँच गया था। थोड़ा सा खौफ सा था क्योंकि जहाँ ब्लास्ट हुआ था वहाँ से सब इस तरफ भाग रहे थे, और वहाँ पर PMT थे 3,
लगे हुए। तो वो कह रहे थे कि वहाँ पे ब्लास्ट हो गया। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे देखकर अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि इससे पहले भी 2 मैंने देखे हैं। तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि PMT करनी है, बॉल बेरिंग क्रॉस हुए थे गाड़ी में से। तो फिर मैंने लीन डाउन रह कर जो है वो उनको रेस्क्यू किया, चाइनीज़ को, क्योंकि उस टाइम मैं ऑनेस्टली बताऊँ मुझे था कि अभी 1 से 1.5 मिनट में गाड़ी फटेगी। अच्छा, आप ये जानते थे कि अंदर कौन है? अंदर तो दिख ही नहीं रहा था। आपको कुछ नहीं मालूम था? अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। अंदर इस कदर लपटें थी और वो अपने करीब तक नहीं आने दे रही थी। मैंने चाइनीज़ को रेस्क्यू किया सबसे पहले, क्योंकि उनका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। उनको प्रेशर बैंडेज करके वहाँ से थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे किया और उसको मैंने थोड़ा सा बैक साइड पे कर दिया था। वो अगर जगह मैं कैसे आपको बताऊँ, इस तरह से बनी हुई थी, गाड़ी यूँ खड़ी थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा साइड पे कर दिया था ताकि अगर हो भी तो इसको कुछ ना लगे। दूसरा गार्ड था वो ग्राउंड में था, सरफेस ग्राउंड का थोड़ा सा नीचे था पार्क का, वो ऑलरेडी वहाँ लेटा हुआ था। उसकी भी सच है कोई ऐसी इंजरीज नहीं थी, टांग टूटी भी थी और ब्लड लॉस हो रहा था हल्का फुल्का, तो उसे भी वेट करवाया जा सकता था। ड्राइवर जो थे ना उस टाइम वो हिल रहे थे और वो बंदा चीख रहा था। तो उसको एक यहाँ पर होल हुआ हुआ था, उसमें से उसका खून बह रहा था। तो मैं बहुत स्पीड में आगे बढ़ा के मैं उसको, क्योंकि वो हाईएस्ट थी, सामने बिल्कुल दिख रहा था, तो मैं बहुत स्पीड में बढ़ा के इसको मैं ना निकाल लेता हूँ। जितनी स्पीड से मैं आ गया उतनी स्पीड से मुझे फिर वापस आना पड़ा, क्योंकि मैं विदिन सेकंड्स मेरे यहाँ से बाल उड़ गए थे, हाथ के बाल जल गए हीट में ना वो। तो फिर फ़ौरन से मेरे जहन में कन्फ्यूशंस जो डिपार्टमेंट है वो इंटरनेशनल है, वहाँ पर फायर सिलेंडर्स वगैरह मौजूद होते हैं। फिर मैं चीखा काफ़ी ज़ोर से कि कोई हेल्प करें। उस वक्त कोई थे नहीं वहाँ, कोई नहीं, हाँ थे नहीं उस टाइम। फिर मैं भागा ऊपर, कन्फ्यूशंस गया, वहाँ से सिलेंडर्स वगैरह लेकर आया। तब तक फिर रेंजर्स आ गई थी, 2.5 मिनट हो गए थे तकरीबन। रेंजर्स आ गई थी, उन्होंने फिर हमने काफ़ी कोशिश की उसको निकालने की। उसका मुझे अफसोस रहता है हमेशा। बस आगे मैं नहीं सुनूंगी कि मुझे लास्ट टाइम मुझे याद है कि वो जो सुन के उसके बाद मेरी हालत हुई थी, पूरा दिन मैं इमेजिन करके मेरी बहुत बुरी सिचुएशन थी। खैर, अच्छा मुझे ये बताइए अली कि आपको माशाल्लाह इतनी पज़ीराई मिल रही है, सब इतना सपोर्ट करें, इतना अप्रिशिएट करें, तो आपको कैसा फील हो रहा है? घर में क्या सिचुएशन है, पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं? आप रेड क्रॉस जनरल बॉडी के जो है वो आप यूथ रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हैं आप? जी बिल्कुल, ये बात तो चल रही है अभी कि वहाँ पर यूथ डेलीगेशन हर दफ़ा जाता है। तो मेरे कुछ आई थिंक वीज़ा वगैरह के लिए इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि बहुत इनिशियल स्टार्ट हुआ है मामला। अच्छा, वो 18 से जो है वो 24 तक जनरल असेंबली होती है इनकी, वहाँ पर ये लोग एज अ यूथ रिप्रेजेंटेटिव भेजना चाह रहे थे, बट क्योंकि वीज़ा वगैरह में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो इस वजह से वो थोड़ा सा पेंडिंग में। लेकिन ऑनलाइन कौन सी कंट्री के लिए ये? स्विट्जरलैंड के लिए हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसको ऑनलाइन में अटेंड करूँगा। ओके, अगर वीज़ा मुझे नहीं हुआ तो मैं ऑनलाइन अटेंड करूँगा। कल भी एक मीटिंग उनकी हुई है, तो उसका मैं पार्ट था। ज़बरदस्त जी, तो अब आप बताइए कि आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का किस तरह का रिएक्शन है? क्या कैसे देख रहे हैं आपको? कुछ डिफरेंट फील हो रहा है कि बाकी कुछ हीरो फील हो रहा है? आयरन मैन बन गए आप फैमिली के? हैं फैमिली तो बहुत खुश है। मदर मुझे बार बार कहती हैं कौन सी तुमने ऐसी नेकी कर दी है जो एकदम से ये सब कुछ हो गया। नेकी तो आंटी की है जो कि रंग ला रही है। और नहीं मतलब मजाक, टीचर्स आसपास के बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कहाँ से ट्रेनिंग ली थी, हमें भी करनी है, और काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे ख्याल में अब आप ही उन्हें ट्रेन कराएं, अपना एक इदारा खोले, आपने एक जो है वो इंस्टीट्यूट बनाया इसका, स्काउट सर्विस का, और आप ही अब उनकी ट्रेनिंग जो है वो करवाना शुरू कर दें। अब मैं इसमें एक चीज़ आपको बताऊं, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है, मैंने एक अपनी बनाई हुई है टीम। अच्छा, दी ब्रेच के नाम से, और हम लोग डिफरेंट एरियाज में फ्री मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। तो वो सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी के ही आपके फ्रेंड्स हैं या उसके अलावा भी बाहर से भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं? और कुछ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ इसमें कोलैबोरेट करते हैं। हम जहाँ कैंप्स लगाते हैं हम उन्हें कहते हैं कि यार हम यहाँ कैंप लगा रहे हैं, प्लीज़ आ रहे हैं, तो वो अपनी फैसिलिटीज़ देते हैं। और हमने एक ऐसा मॉडल बनाया हुआ है कि उसमें जैसे NGOs हैं लाखों रुपये खर्च करते हैं, हज़ारों रुपये मेडिकल कैंप्स के ऊपर, हमारा एक पेपर यूज़ होता है सिर्फ। कैसे? वो पेपर सर्कुलेट करते हैं हम, और हमारा कैंप भी हो रहा है, मेडिसिन भी हो रहा है। तो आपका प्रोसीजर क्या? थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि इसका हमारे व्यूवर्स को बताएं किस तरह से, कि जहाँ पे कहते हैं ना कि NGO आप कोई मेडिकल कैंप लगाते हैं तो उसमें भी आपके लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो आप कैसे जस्ट एक पेपर के थ्रू करते हैं? प्रोसीजर क्या है? हमने स्टार्ट ऐसे किया था, हम एक सिंपल एक पेपर लेते हैं, उस पर हम लिखते हैं अपने बारे में कि हम स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के और हम फ्री मेडिकल कैंप लगाना चाह रहे हैं। हम किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाते हैं, वही पेपर लेकर हम उन्हें कन्विंस करते हैं कि यार हम यहाँ लगाना चाह रहे हैं। समटाइम्स हमें इजाज़त इसलिए मिल जाती है कि उनके हॉस्पिटल की प्रमोशन हो जाती है, समटाइम उनके नाम की वजह से भी वो और कुछ गुडविल में भी काम कर जाते हैं, तो हमें जगह मिल जाती है लगाने के लिए। फिर वही डॉक्टर से हम थोड़ा सा ले लेते हैं लिख करके, आप हमें इसके ऊपर एक कंसर्न लेटर बना दें। वही कंसर्न लेटर लेकर हम किसी डेकोरेशन वालों के पास चले जाते हैं, फिर वही मेडिकल इनके पास, रैप वालों के पास, तो हमें मेडिसिन भी मिल जाती है और एक दिन में हमारा सब कुछ हो जाता है। जबरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अली सोहेब। थैंक यू सो मच अली सोहेब। और बीइंग पाकिस्तानी आयरन मैन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको खुशी होगी, और लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि कोशिश करें
अपने इर्द गिर्द अगर आप किसी की भी मदद कर सकें तो बहुत अच्छी बात होगी, और एक इंसानी जान को बचाना बड़ी अच्छी चीज़ है। और जहाँ इंसानी जानों को बचाने की बात आ रही है तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे सियासतदान हैं वो भी इसके अंदर जो है वो अपना इनपुट दे, वर्दा, क्योंकि हमारे सियासतदानों के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अक्सर मौके पे देखने में ये आया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये हुआ है कि लोगों ने अपनी वफादारियां यहाँ से वहाँ की, वहाँ से यहाँ की, लोटा कल्चर बहुत ज़्यादा बड़ा। एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, पीटीआई के एमपीए हैं शहजाद कुरैशी साहब, उन्होंने अपनी असेंबली से जो है सिंध असेंबली से बनाई है। आज ये वीडियो भी वायरल हो रही है और बहुत सारे लोगों के पास ये पहुँच रही है। अच्छा, यहाँ तक ये चीज़ महदूद नहीं रही है, बल्कि असेंबली में हंगामा आराई भी हुई इसके बाद। मोबाइल छिन रहे हैं लोगों के, ना खवातीन का लिहाज है, ना किसी का ख्याल है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था वर्दा। और शहजाद कुरैशी साहब जो है वो हमारे साथ लाइन पर हैं, पीटीआई के एमपीए हैं सिंध असेंबली से, उन्हीं से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, ये कल क्या माहौल चल पड़ा था असेंबली के अंदर? हमने एक आध वीडियो और देखी है जिसके अंदर एक साहिबा मोबाइल लेके जो है वो भाग गई थी और आप चिल्ला रहे थे, आप लोगों में से ही कुछ चिल्ला रहे थे कि चोर चोर चोर, मोबाइल चोर, और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। ज्यादा उनके साथ कुछ छीना झपटी और गुत्थम गुत्था हो रहे हैं फीमेल के साथ, और बहुत सारे मर्द हजरात भी, दुपट्टा भी आया है कि खींचा गया है उनका। देखिए, सिलसिला इस तरह से दुआ मुर्तजा का मोबाइल छीना था। टेक्निकल कोई आई थिंक इशू है, आपकी आवाज सही, हम दोबारा कोशिश करेंगे कनेक्ट करके। लेकिन कल दुआ साहिबा का मोबाइल छीना गया था, जिसपर उन्होंने फिर अच्छा रिपोर्ट के लिए, जब वो एफआईआर के लिए वहां पुलिस स्टेशन गए हैं तो वो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कर रहे और वो वहां से चले गए। पुलिस बस भी, वो माहौल एक ऐसा चल रहा था कि डर गए हैं, क्या है। मेरे ख्याल में असेंबली में जो है वो हमने देखा कि एक यूट्यूबर्स का माहौल शुरू हो गया था और लोग एक दूसरे के ऊपर जो है वो गुत्थम गुत्था हो रहे थे, न जाने क्या हो रहा था। ये बजट उस वक्त पेश किया जा रहा था जब ये सारी कार्रवाई हुई। और नाजरीन, आपको ये भी बताते चले कि ये तमाम अफराद वही है जिन्हें हम वोट दे करके असेंबली में बिठाते हैं, और इसलिए बिठाते हैं ताकि हमारे मसाइल का हल वो तलाश कर सकें और उनके मोबाइल फ़ोन हम तलाश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ज़बरदस्त किस्म का जो है वो झगड़ा, ये बिल्कुल भी असेंबली का माहौल नहीं लग रहा है। जो आवाज़ें आप सुन रहे हैं और जो माहौल आप देख रहे हैं, फहीम ऐसे नहीं होता। लेकिन अफसोस की बात यह, आप देखें कि अगर असेंबलियों का ये हाल है तो हम फिर जब आवाम अगर कुछ पुरअमन एहतजाज करने की कोशिश भी करती है तो उसमें भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हम कुछ हंगामा राई ना हो। हम हालांकि आवाम इस तरह की हरकतें नहीं करती। आप असेंबली का तो पास रखें, आप कुछ तो लिहाज रखें, लेकिन कुछ चीज़ों का एहतराम होता है, कुछ एक एथिक्स होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहे। और ये वही लोग हैं जिन्हें हम वोट दे के असेंबली तक पहुंचाते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था उन्हीं के अल्फाज में कि जी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर जी खैर, आगे बढ़े फहीम। मेरा यही ख्याल है कि आगे बढ़ते आ गया है। शहजाद साहब से हम बाद में बात करने की कोशिश करेंगे इस मामले पर। फिलहाल आपको पाकिस्तान से ले चलते हैं नॉर्वे। जी हाँ नाज़रीन, नॉर्वे में एक पार्टी में मनचले नौजवानों ने देसी रक्स जो है वो पेश किया है, और ये एक शादी की वीडियो है। अपने दोस्त की शादी हो रही थी उनकी, और उन्होंने ये सोचा कि चले आए कुछ होना चाहिए, आज कुछ तूफानी करते हैं। देसी धुन पर अगर आप गोरों को डांस करते हुए देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप कोई गोरों का गाना किसी देसी को गाते हुए सुनना चाहते हैं तो आयमा बेग का जो लंदन वाला टूर है वो सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने उस गाने के साथ क्या किया है। लोग बहुत ज्यादा खफा हैं। आयमा प्लीज, अगर आप, होता है अक्सर सिंगर्स के साथ कि आपके वो दिन नहीं होता है, आपका गला ठीक नहीं होता, वॉइस नहीं होती, तो आप प्लीज उस दिन ना गाएं। और एक आप बहादुर लड़की हैं, और जहां बहादुरी की बात है और जहां लड़कियों की बहादुरी की बात है वर्दा, वहां मैं आपको बताना चलूं कि एक लड़की है जिन्हें कुछ लोगों ने हरासा करने की कोशिश की। लग रहा है कि वो उनकी बातों में आ गई हैं या उनके जाल में फंस गई हैं, लेकिन बाद में पता ये चला कि किस बहादुरी से उस लड़की ने उन 6-7 लोगों की पिटाई की है, और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल भी हो गई है। अकेले पिटाई की है, अकेले पिटाई की है। बड़ी कमजोर सी है मेरे। अरे मैं चाहूंगा कि वो वीडियो ही देख लें हम, अगर आप दिखा सके, हमारी टीम अगर वो वीडियो दिखा सके। लड़कियों को ऐसे ही होने चाहिए। आपकी लड़कियां किसी से कम नहीं हो। जो लोग लड़कियों को कमजोर समझते हैं मेरे हिसाब से वो लोग गलत हैं, क्योंकि अब लड़कियां किसी भी हवाले से कमजोर नहीं है, चाहे वो किक बॉक्सिंग हो, चाहे वो मार धाड़ हो, या फिर अपनी सेफ्टी हो। वीडियो देख सकते हैं आप। बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिए,
इसीलिए हम हमेशा कहते हैं हमारे शो पे कि लड़कियों को हमेशा आपने थोड़े बहुत बेसिक मार्शल आर्ट जरूर सिखाएं ताकि वो अपनी हिफाजत आप कर सकें, किसी की देखने की जरूरत नहीं। ऐसा ही है, बल्कि मैं तो चाहूंगा वर्दा कि आप भी कुछ बेसिक मार्शल आर्ट्स की जो ट्रिक्स है वो सीख लीजिए। तब तक हम ले लेते हैं एक ब्रेक, क्योंकि वक्फा जरूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, दुनिया बोल है में आपका इंतजार रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और हम आपको मिलवा रहे थे अपने शो में कुछ हीरोज से, तो हम एक और आपको कुछ दो और हीरोज से आपको मिलवाते हैं जो बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रहे हैं। हम बात कर लेते हैं मुस्तकबिल के डॉक्टर्स की। फहीम, वेरी गुड जी, मुस्तकबिल के मेहमान हैं ये। और आपको ये भी बताते चले कि जो काम डॉक्टर्स कर रहे हैं, स्पेशली कोविड के दिनों में आपको पता चला है कि डॉक्टर्स कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की जानिब से हम हजरत इंसान के लिए, क्योंकि फ्रंट लाइन से लीड इन्होंने किया। और जिस तरीके से जितनी हलाकतें डॉक्टर्स की कोविड में हुई हैं शायद ही किसी और शोबे में हुई हो। डॉक्टर्स और नर्सेज, मैं नर्सेज को भी कहूंगी कि बहुत ज्यादा, हाँ बिल्कुल जी, ये बिल्कुल मेडिकल स्टाफ जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ आपका हो या मेडिकल स्टाफ हो, जितने भी थे सब ने फ्रंट लाइन से आपको जो है वो लीड किया। और इसके साथ साथ बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा आपके लिए जो है बहुत काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे इदारे इन डॉक्टर्स के साथ मुंसलिक होते हैं जो कि इनके डॉक्टर बनने से पहले ही इन्हें ओन कर लेते हैं और ये उन इदारों के लिए खिदमत अंजाम देना शुरू कर देते हैं। इसी पर वर्दा मेरे ख्याल में हमारे पास एक पैकेज मौजूद है। हाँ जी, हम पैकेज देखते हैं, उसके बाद जो है वो आपसे मेहमान। मैं थोड़ा सा बता दूं, डॉ मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। बहुत अच्छा और नेक काम कर रहे हैं ये लोग, थैलेसीमिया के पेशेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है फहद और कायनात। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा और वर्दा का मुश्तरका सवाल यही होगा कि आपके इस इदारे के बारे में हमें कुछ बताइए। क्या नाम है इसका, कब से ये चल रहा है और क्या काम करता है मेनली? सही, तो मैं थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अबाउट व्हाट आवर ऑर्गेनाइजेशन इज़ एंड हम क्या करते हैं। बेसिकली PWA एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ रन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ डाउ मेडिकल कॉलेज। और हम पिछले 43 ईयर्स से सिविल हॉस्पिटल में बेस्ड हैं एंड वी हैव बीन प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज सिविल हॉस्पिटल के मरीज़ों को। हमारी 2 करंट सर्विसेज हैं। हम एक ब्लड बैंक चलाते हैं अंडर आवर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज, जिसमें हम अप्रॉक्सीमेटली 200 यूनिट्स ऑफ ब्लड डेली डिस्पैच करते हैं। और ये जो ब्लड है वो स्क्रीनड है अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस फॉर 5 मेजर पैरामीटर्स: HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस एंड मलेरिया। हमारी दूसरी सर्विस जो है वो हमारी थैलेसीमिया सर्विस है। अगर आपको आइडिया हो थैलेसीमिया क्या है, बेसिकली हम एक थैलेसीमिया डे केयर सेंटर चलाते हैं जिसके अंडर फॉर चिल्ड्रन विद थैलेसीमिया हम अप्रॉक्सीमेटली 230 रजिस्टर्ड पेशेंट्स को केटर करते हैं, वे वी प्रोवाइड देम विद फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, iron chelation therapy, supporting medications and lab tests, all of which are necessary for like their continued good health. और ये जो सारी सर्विसेज हम कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी कैश काउंटर एट PWA। ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो ये आप लोग रन किस तरह से कर रहे हैं अपना पूरा? क्या आपने कोई एक ब्लड बैंक आपका अपना सेपरेट बना हुआ है किस तरह से, और यूनिवर्सिटी के थ्रू किस तरह से आप इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं? और ये काफ़ी सालों से बना हुआ, 1979 से है और आप स्टूडेंट्स इसको कैरी ऑन कर रहे हैं। जी, बेसिकली तब से हमारे पास ब्लड बैंक हमारे पास 1979 से है और थैलेसीमिया सर्विसेज 2011 में हमने स्टार्ट किया था। हमारे पास अपना ब्लड बैंक है, हम उसी से अपने बच्चों को ब्लड वहीं से ट्रांसफ्यूज हो। कहाँ पर है ये ब्लड बैंक आपका? सिविल हॉस्पिटल में है हमारा ब्लड बैंक और वहीं पर थैलेसीमिया सेंटर है हमारा। रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और मेडिकेशंस हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को वहीं पे। हमारा अपना ड्रग स्टोर है, इन बच्चों के लिए हम मेडिसिन खुद परचेज करते हैं और वहीं पे इनको हम देते हैं। अच्छा कायनात, मुझे ये बताइएगा, बीइंग स्टूडेंट आप लोगों ने ये कैसे सोचा कि आप लोगों को ये काम करना है, या आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू ये कहा जाता है कि आप लोग वॉलंटियरली इसमें पार्टिसिपेट करें, या फिर आप लोगों ने इंडिविजुअल ये फैसला किया कि हमें भी इस इदारे के साथ आना चाहिए, लोगों की खिदमत करना चाहिए, क्या किस वजह से? जी, बेसिकली हमारी जो फील्ड है मेडिसिन, ये वॉलंटियरिज्म के साथ काफ़ी हद तक एसोसिएटेड है। इसके अंदर लोगों की मदद करने का जो जज्बा है वो बिल्कुल स्टार्ट के साथ ही कनेक्टेड है। तो हम जब आए थे इस यूनिवर्सिटी में और हमने देखा कि एक इस तरह का इदारा काम कर रहा है जिसमें एक्चुअल में वॉलंटियर का मतलब वॉलंटियर करना है, वहाँ कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप या आप नहीं कर सकते। एनीवन कैन वॉलंटियर और किसी भी टाइम आके वो वॉलंटियर कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, वो थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, वो अपनी पूरी MBBS की जर्नी में किसी भी टाइम आके इस इदारे को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकता है। और जिस तरह ये काम कर रहे थे उन बच्चों के लिए, थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए, तो
तो जब हम शुरू में हमें इन्होंने अपना टूर दिया हमारे सीनियर्स ने, तो हमें आइडिया हुआ कि ये किस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। जब हम ब्लड बैंक में गए और हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं PWA का ब्लड बैंक जब लगा होता है, जिस तरह पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं, उन्हें कहीं से ब्लड नहीं अरेंज हो रहा होता, PWA वो सोर्स बनता है जो उन्हें ब्लड देता है। सही। तो वो द कॉज ऑफ सेविंग द लाइफ का जो पार्ट है ना, वो जब हमें फील हुआ तब से हमें ज़ाहिर के ये भी बहुत चोजन वंस होते हैं जो अल्लाह की तरफ से जो इस राह पे काम करते हैं और ज़िंदगियाँ बचाते हैं, और एक खून की बोतल 3 ज़िंदगियाँ बचा सकती है, ये बात हम जानते हैं। अच्छा मुझे बताइए, आपने बताया कि आपका पूरा ब्लड बैंक है जो आप तो खुद रन करें, तो उसको रन करने के लिए जो कॉस्ट रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे पूरी करते हैं? डोनेशंस लेते हैं, क्या करते हैं? जी, तो बेसिकली हम डोनेशंस और ज़कात लाइक दोनों पे चलते हैं। वी रन ऑन द वेल विशेस ऑफ आवर डोनर्स एसेंशियली। इसके लिए हम वेरियस कैंपेन्स और इवेंट्स रेस करते हैं, लाइक वी रन कैंपेन्स एंड इवेंट्स फॉर फंड रेजिंग। इसमें जैसे रमज़ान आता है ना, उसमें मेजॉरिटी NGOs की लाइक बजट उस वक्त पूरा होता है। सो लाइक आवर एनुअल बजट विच इज़ अराउंड 150 मिलियन रुपीज़। टू मीट दैट क्राइटेरिया हम ज़कात कैंपेन एक लॉन्च करते हैं, विच हैपन्स 1 मंथ बिफोर रमज़ान, और ईद के बाद हम यूजली रैप अप करते हैं, जिसके अंदर थ्रू वेरियस प्रमोशंस, पोल बैनर्स, फ्लायर्स वगैरह हम प्रोमोट अपने आप को करते हैं, डोनर्स को अपील करते हैं। और एसेंशियली मतलब वैसे किसी को मजबूरी नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइक लोग सपोर्ट फिर भी करते हैं लाइक। बेशक ये अच्छा वर्दा, पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की जाती है और बहुत ज़्यादा देखने में भी आई है। आपने भी खैर मुस्लिम ममालिक के दौरे किए हुए हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन स्पेशली पाकिस्तान में एक ऐसा खिदमत खल्क का एक निज़ाम है, लोग अब सैलाब आए, जलजला आए या रमज़ान में किसी की भी मदद कर रहे हो, तो आप देखें कि इंसान पाकिस्तानी जो है वो खुद आगे बढ़ करके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना अच्छा नेक काम कर रहे हैं, ताला आपके काम में और बरकत तरक्की दे, और इस तरह से ही आप आगे इस सिलसिले को जारी और सारी रखें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जी जनाब, ये एक बहुत नेकी का काम है, और अल्लाह ताला मैं तो कहूँगी कि दुआ करूँगी कि सबको इस तरह की नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब रुख करें कुछ सितारों का फ़हीम, ज़रूरी है जी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, चाय हमसे छीन ली गई है, आगे और क्या होगा। बिजली भी सुनना है कि महंगी होने वाली है, पेट्रोल की कीमतें कहाँ जा रही हैं। हम लेते हैं लाइन पे उनसा शाह को हमारे साथ, उनसे ही पूछते हैं कि उनसा बताएं सितारों का हाल क्या है भाई, पेट्रोल की कीमतें मजीद कितनी आगे बढ़ेंगी और कितने अनकरीब बढ़ने वाली हैं। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लग रहा है कि सिग्नल का कुछ मसला हुआ है, कोई टेक्निकल एरर आया हुआ है आई थिंक। देखिए पेट्रोल की कीमतें तो वर्दा बढ़ने वाली हैं, वो तो इस बजट में बता दिया गया है कि खसारा इतना ज़्यादा है, तो उनसा आ गई है, उनसा आ गई है, आइए बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग उनसा, बताइएगा पेट्रोल की कीमतें कब तक बढ़ने का इम्कान है, कितने अनकरीब और कहाँ तक जाएंगी? देखिए पेट्रोल दोबारा से बढ़ती हुई के मुताबिक, और उसके अलावा जो और जो चीज़ें वो भी जो है महंगाई आ रही है, जैसे बिजली का भी रेट बढ़ा रहा है। तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड और पैसा जो है वो महंगाई में इजाफा ही नजर आ रहा है। तो थोड़ा बहुत ब्रेक होगा, उसके बाद फिर आगे मेरा दिल चाह रहा है मैं उनसा से यहाँ पे कहूँ कि उनसा अपने टैरो कार्ड में से ना क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड हटा दें। जब भी ये कार्ड आता है अवाम के लिए महंगाई की अलामत लेके आता है। क्वीन ऑफ कप, चाय का कप बन गया है। चाय का कप भी अब जो है ना पीना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल जी, ये ऐसे ही है। अच्छा उनसा बात क्विकली मुझे बताइएगा कि डॉलर के क्या सितारे हैं इस वक्त आपके सामने गर्दिश कर रहे हैं, और मुझे टाइम फ्रेम भी दीजिएगा कि कितने दिन लगेंगे जो आप ये बातें कर रही हैं, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, ताकि हम फिर जब नेक्स्ट आपसे बात करें तो इस चीज का रेफरेंस आपको दे सके। देखिए मेरे पास डॉलर की भी जो है वो फ्लक्चुएशन नजर आ रही है, ऊपर नीचे होगा, और मजीद डॉलर जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जो है पैसे की कीमत जो है, रुपए की कीमत जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फ्लक्चुएशन पूरा महीना यानी कि जुलाई तक ये सिचुएशन मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि जून और जुलाई। वैसे तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए जुलाई तक जो है वो खतरनाक हद तक कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही है।
सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया ऑन सो मच। सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है हमारे लिए, आवाम का बड़ा बुरा हाल है और अल्लाह खैर करे हम सब पे, आवाम पे रहम करे और हमारे पॉलिटिशियंस को कुछ हिदायत दे कि ये आपस में लड़ने के बजाय थोड़े से मुल्क की बेहतरी के बारे में सोच लें तो ज़्यादा अच्छा है। बड़ा मुश्किल टास्क आपने दे दिया पॉलिटिशियंस को, अल्लाह करे कि ये कर पाए, हम भी दे दें, टास्क बड़ा ही मुश्किल है। और जहां पर चाय की प्याली की सुबह से बात हो रही है ना, तो बचपन में एक रिडल हुआ करता था, शायद आपको याद हो, जी चाय की प्याली पोशप पोशप बंगले का ताला टूट गया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो चोर पकड़ा गया। तो ये चोर कब पकड़ा जाएगा? और फहीम वक्त खत्म हो गया है, चलते हैं, इजाजत लेते हैं आपसे, कल सुबह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।